गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सब कक्षा 6 की पाठ पुस्तक बसंत भाग 1 में दी गई पाठ 12 में संसार पुस्तक है, इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में इस पाठ के पेज नंबर 88 पेज नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। बेटा, इस पाठ को लिखा किसने है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस पाठ को लिखा है। पाठ को नहीं लिखा, ये उनका एक पत्र है। उनके पूरे पत्र का एक कलेक्शन, एक समूह, एक पुस्तिका थी जिसका नाम था पिता के पत्र पुत्री के नाम। पिता का पत्र पुत्री के नाम। उनकी पुत्री का नाम था इंदिरा गांधी। पिता का पत्र पुत्री के नाम नामक एक पुस्तक में उनके ढेर सारे पत्रों का समूह है, कलेक्शन है, जिसका एक पत्र आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। तो जिस प्रकार छोटे बच्चे बचपन में क्या होता है कि अपने माता पिता से बहुत ढेर सारे सवाल करते हैं, इसी प्रकार इंदिरा गांधी भी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू से ढेर सारे सवाल करती हैं कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं, इस चीज़ के बारे में, दिन कब होता है, रात कब होती है। अनेक जगहों का जानकारी उन्हें किसके माध्यम से मिल रहा था? अपने पिता के माध्यम से। और वो क्या होते हैं, ढेर सारे सवालों के जवाब भी देते हैं अपनी पुत्री को। लेकिन इस समय जब इलाहाबाद में है पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी कहाँ पर है? मसूरी में। मसूरी में है। मसूरी उत्तराखंड का एक प्रांत है और इलाहाबाद हमारे यूपी का एक प्रांत है। तो बहुत दूरी पे हैं वो लोग। और उस ज़माने में, उनके समय में क्या था कि ना तो फ़ोन इतनी आसानी से फ़ोन मैसेज की सुविधा नहीं थी, लेकिन उस समय संचार का जो माध्यम था वो क्या होता था? पत्र हुआ करता था। तो ये पत्र जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं इंदिरा गांधी को, और इस पत्र के माध्यम से वो उन्हें क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं इंदिरा गांधी को कि किस प्रकार वो प्रकृति के स्पर्श में आए, प्रकृति की गोद में रहे, प्रकृति को महसूस करे, उनको खोजे और अनेक प्रकार की जानकारियाँ हर जगह से इकट्ठी करे और अपने ज्ञान को क्या करे? बढ़ाएं। और इस पत्र में उन्होंने एक रोढ़े मतलब आता है रास्ते में आने वाला अड़चन को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे रोढ़ा बताया गया एक पत्थर के टुकड़े को, कि जो पहाड़ के साए में तो था जब तक वो सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ से टूटकर अलग होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जाता है, और धीरे धीरे उसका क्या होता है? स्वरूप परिवर्तन होता है। जैसे हमारा जीवन है, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसका हल निकालते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है और एक दिन वो हमारी ज़िंदगी से चला जाता है कठिनाई। तो एक रोढ़े के माध्यम से किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। तो आइए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो बोलते हैं कि तुम एक छोटा सा रोढ़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए। पेज नंबर 88 पे आखिरी लाइन है ये। वो बोलते हैं कि तुमने रास्ते में कोई एक रोढ़ा देखा हो, शायद देखा हो, सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हो, शायद वो संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। जिस प्रकार पुस्तक में एक पृष्ठ के बाद दूसरे पृष्ठ आते हैं, एक नया पाठ शुरू होता है, वैसे ही हमारा जीवन होता है, वैसे ही वो बोलते हैं। तो पेज नंबर 89 से हम शुरू करते हैं बच्चों। लिखा है, कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। कोई भी भाषा, जुबान से यहाँ उनका मतलब है भाषा, कोई भी भाषा हमें सीखने के लिए, समझने के लिए हमें उसकी भाषा सीखनी होती है, उसकी लिपि सीखनी होती है। जैसे उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए हमें अक्षर सीखने होते हैं। जैसे हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट सीखते हैं, ABCD, ठीक है। उसी प्रकार वो बोलते हैं कि लेकिन
प्रकृति को पढ़ने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, यानी प्रकृति को समझना पड़ेगा कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमसे क्या उम्मीद रखती है। ठीक है, तो वही वो बोलते हैं कि प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। तुम प्रकृति के अक्षर पढ़ोगी, समझोगी, तभी उसकी कहानी पढ़ पाओगी। अक्षर से ही फिर हम लोग शब्द लिखते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से क्या बनती हैं, कहानियाँ बनती हैं। इसी प्रकार वो बोलते हैं कि तुम प्रकृति के अक्षर पढ़ो, उसके बाद तुम उसकी कहानी पढ़ सकोगी। तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं कि शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, यानी शायद तुम अब भी प्रकृति के बारे में थोड़ा थोड़ा जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, यहाँ पत्थर को बोल रहे हैं, वो छोटा सा गोल रोड़ा चमकीला देखती हो, तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बताता? क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बताता? अर्थात उसे देखकर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठता कि ये गोल रोड़ा कहाँ से आया है, कैसे आया है? ठीक, यह कैसे गोल है, वो आगे लिख रहे हैं, वे कैसे गोल है, चिकना और चमकीला हो गया है, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? कोई रोड़ा को देख के तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आता कि ये इतना चमकीला गोल कैसा है, जब ये खुरदुरा था तो इतना चमकीला कैसे हो गया? तो अब भी तुम उसे पढ़ना जानती हो। हमारे सामने बच्चों जब कोई नई चीज़ आती है जिसे हम नहीं जानते इसके बारे में, तो हमारे मन में क्या होती है, ढेर सारे सवाल पैदा शुरू होते हैं और हम लोग उसको जवाब जानने के लिए दिमाग लगाते हैं, उसके आसपास की चीज़ों को देखते हैं, और कुछ नहीं समझ में आता तो हम अपने बड़ों से पूछते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे एक रोड़े का उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि जब तुम्हारे सामने कोई एक रोड़ा आता है, पत्थर का टुकड़ा आता है जो चिकना हो चुका है, लेकिन होता क्या है, जब हम लोग पत्थर को तोड़ते हैं तो उसका जो आकार होता है वो खुरदुरा होता है, वो चमकीला और शाइनी नहीं होता है, गोल नहीं होता है, खुरदुरा होता है। तो वही वो बोल रहे हैं कि तुम किसी रोड़े को देखती हो, तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आता कि ये चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता, ये इतना चमकीला कैसे है, चिकना कैसे है और गोल कैसे हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने, तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। अगर तुम उसको समझती हो तो उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वो तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजर गए हो, उसका अगर तुम उसे ये प्रश्न करोगी कि तुम इतने चमकीले गोल कैसे हो, तो उस पत्थर का जवाब क्या होगा? जो चमकीला हो चुका है, पत्थर से टूट के चट्टान का एक टुकड़ा है जो गोल हो चुका है, सुंदर सा चमक रहा है, खुरदुरे नहीं है उसके आकार। तो तुम्हारे मन में अगर प्रश्न होगा कि तुम इतने चमकीले और गोल कैसे हो, तो उसका जवाब क्या होगा बच्चों? वो बोलेगा, वो तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, बहुत दिन पहले की बात है, वो बोलेगा, मतलब बहुत पुरानी बात है, बहुत दिन हो गया, मतलब वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। चट्टान से टूट के जब वो टुकड़ा अलग हुआ था तो उसके आकार खुरदुरे थे, नुकीले थे। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, उसी टुकड़े की तरह उसके अंदर भी किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। जब हम लोग बड़ी चट्टान से चट्टान को तोड़ते हैं तो ढेर सारे चट्टानें टूट के निकलती हैं और खुरदुरे होते हैं, नुकीले होते हैं, लेकिन ये उससे अलग था। बता रहा है कि मैं भी ऐसे ही था पहले, शायद किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, टूटकर वो किसी पहाड़ के दामन में, दामन मतलब होता है साए में ना, कि तुम मेरे संरक्षण में हो। पहाड़ उसकी केयर कर रहा था, उसी के दामन में वो पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। घाटियाँ होती हैं नदियों की तरह, तो पानी का तेज बहाव आता है और उसे चट्टान को बहाकर छोटी घाटी की तरफ ले गया। वहाँ एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। पहले वो घाटी में जाता है, फिर नाली के माध्यम से वो दरिया में पहुँच जाता है। दरिया होती है, पानी का एक बहाव होता है, ठीक है। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा, छोटे से दरिया से वो बड़े दरिया में पहुँचता है। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, और जब वो यहाँ से वहाँ गतिमान होकर यहाँ से वहाँ चलेगा तो वो क्या होगा, लुढ़कता ही रहेगा। और लुढ़केगा तो उसके आकार में क्या होगा, धीरे धीरे परिवर्तन भी तो आएंगे, क्योंकि वो
उड़ के हवा में तो नहीं जा रहा है, पानी के माध्यम से वो ज़मीन से टकराते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। पहले वो छोटी घाटी में आता है, फिर वहाँ से पानी का बहाव आता है तो छोटी दरिया में आता है, फिर वहाँ से बहाव आता है तो बड़ी दरिया में जाता है, और इसी तरह वो लगातार लुढ़कता रहता है। उसके किनारे घिस गए और चिकना और चमकदार हो गया। उसके जो किनारे होते हैं, आकार किनारा होता है उस रोड़े का, वो घिस जाता है और चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वो कंकड़ बना, कंकड़ का छोटा सा टुकड़ा बन जाता है जो तुम्हारे सामने है। ठीक, किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, दरिया उसे फिर किसी तरह से छोड़ गया। तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। जर्रा मतलब होता है कण, जर्रा। तो बच्चों, जर्रा मतलब होता है कण। जर्रा मतलब होता है कण, यानी एक छोटा सा टुकड़ा। तो वही वो बोलते हैं कि अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। समुद्र के किनारे क्या पाया जाता है? ढेर सारे बालू के रेत पाए जाते हैं, और वो जर्रा था, जो रोड़ा था, वो पेंदे से लुढ़कता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और वो क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। और इस प्रकार अगर वो और लुढ़कता, एक जगह से दूसरी जगह और जाता, तो वो क्या हो जाता, एक कण बन जाता, बालू का एक कण बन जाता। और जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता और वो अपने भाइयों से जा मिलता, मतलब ढेर सारे वहाँ बालू के रेत पहले से मौजूद थे, तो वो अपने भाइयों से क्या होता, जाके वहाँ मिल जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। छोटे बच्चे का शौक क्या होता है? बालू से खेलना, मिट्टी से खेलना, और जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। घरौंदे मतलब होता है घर। बालू के घरौंदे अगर बोलेंगे, बालू के घरौंदे, ठीक, बालू के घरौंदे यानी बालू का घर, बालू का घर। तो जहाँ पे वो बालू के साथ जाके मिल जाता और छोटे छोटे बच्चों क्या होता, उससे खेलते, बालू के घर बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। इस पूरे पत्र में उन्होंने एक रोड़े के माध्यम से इतनी तमाम जानकारियाँ दी हैं इंदिरा गांधी को, और वो बोलते हैं कि जिस प्रकार एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी जानकारी दे सकता है, तो दुनिया की जो प्रकृति की इतनी सारी चीज़ें हैं तुम्हें क्या क्या सिखा सकती हैं। वहीं पे ये पाठ अब समाप्त होता है बच्चों। इस पूरे पाठ में सिर्फ यही एक सीख मिलती है कि हमें प्रकृति कुछ न कुछ कहीं न कहीं सिखाती है। हर एक छोटी चीज़ हमें कुछ न कुछ सिखाती है। और सबसे बड़ी बात कि किस प्रकार एक रोड़ा पहाड़ के साए में होता है, लेकिन पानी का दरिया उसे बहा के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो अनेक जगह से वो गुजरता है, इतनी ठोकरें खाता है, तब जाके वो गोल और चमकीला बनता है। इसी तरह हमारा जीवन होता है बच्चों। अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, हमें कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, और हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने आप को अच्छा बना सकें। ठीक, आगे देखो, लिखा है लेखक के बारे में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था और 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी
इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। पहले हमारी जो पृथ्वी थी वो बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जंतु नहीं थे और जीव जंतु के पहले कुछ भी नहीं था। तो वही वो आगे लिखते हैं कि ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। इस पाठ को पढ़ने के माध्यम से, पाठ के पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर क्या होती है, जिज्ञासा पैदा होती है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करें कि कब, क्यों, कैसे ये चीज़ कैसे हुई। ठीक है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने के विषय में आनंद आता था। नेहरू जी को अपने देश यानी भारत के विषय में बोलने और बताने में क्या होता था, बहुत अच्छा लगता था। वो अपने देश की तमाम चीज़ों की जानकारी लोगों को बताने के लिए प्रेरित होते थे, हमेशा उत्सुक होते थे। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। उनकी पुस्तक का क्या नाम था? उनकी पुस्तक का नाम था पिता का पत्र पुत्री के नाम। पिता का पत्र पुत्री के नाम। इस पुस्तक में उनकी अनेक पत्र संकलित हैं, जिसको आज हम लोग एक पढ़ रहे हैं, पत्र हम पढ़ रहे हैं। इसी पुस्तक से संभाल लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इसका हिंदी अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया। इस पत्र को नेहरू जी ने किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में लिखा था, लेकिन इस पत्र का हिंदी अनुवाद किसने किया है? हिंदी के मशहूर उपन्यासकार, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी कहाँ के रहने वाले थे? ये पांडेपुर के पास स्थित लमही गांव में इनका जन्म हुआ था। ये बनारस से ही पैदा हुए थे, बनारस में ही। और हिंदी भाषा के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं, सबसे ज़्यादा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने ही लिखा और इनके उपन्यास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है। और इनकी कहानियाँ तो बहुत ढेर सारी हैं जिनको हम लोग पढ़ते भी हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ईदगाह, नमक का दरोगा, कफन। ठीक है। तो इनकी ये सारी कहानियाँ हैं। तो इस प्रकार प्रेमचंद ने इनका हिंदी अनुवाद किया था इनके इस पत्र का। इसके बाद बच्चों हमारा ये पाठ अब समाप्त होता है। अब हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे और अपनी अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। प्रश्न अभ्यास इसका पहला है बच्चों कि लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? दूसरा प्रश्न है लाखों करोड़ों वर्ष हमारी धरती कैसी थी? दुनिया का पुराना हाल। तीसरा प्रश्न है दुनिया का पुराना हाल किस चीज़ से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। चौथा प्रश्न है गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? ठीक। और गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे बहा के ले जाता तो क्या होता? विस्तार से लिखो। इन सारे प्रश्न उत्तर को बच्चों हम लोग अपनी अगली वीडियो में लिखेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जितनी बातें हैं उसको याद करिए, ढूंढिए और पढ़िए इसको। और इसके बाद के प्रश्न उत्तर को हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों कि किस प्रकार के प्रश्नों से हम अपने छोटों के उत्तर को संतुष्ट कर सकते हैं और किस प्रकार उन्हें प्रकृति के महत्व को बता सकते हैं और उन्हें जिज्ञासु बना सकते हैं। तो हमें अपने छोटों को किस प्रकार जिज्ञासु, प्रेरणादायक बनाना चाहिए। इस पत्र के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने यही कार्य किया है। अगर वो इंदिरा गांधी के मन में इतनी उत्सुकता न पैदा करते तो उनके अंदर जानने की जिज्ञासा ही न होती। और इसी प्रकार
उन्होंने एक रोड़ा को इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि जिस प्रकार एक रोड़ा बहुत ज़्यादा घिसता है और वो क्या करता है, अपने आकार में परिवर्तन लाता है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन को एकदम कठिन कामों में व्यस्त रखना चाहिए और हमेशा लगन के साथ मेहनत करनी चाहिए। तभी हम लोग एक दिन एक परफेक्ट, एक समझदार और एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग इस पाठ को ख़त्म करते हैं और इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।